ध्यान से सीखना, ये बता क्या रहे, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है और रदरफोर्ड अपना एक एटम आपको बता रहे कि हाँ एटम दिखता कैसे है। जैसे आप लोग साइंस में मॉडल बनाते हो किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक दिया गया और आपने एक मॉडल तैयार किया, तो मॉडल का मतलब क्या है कि सामने जो एग्जामिनर आ रहा है या जो भी आपकी एग्जीबिशन देखने आ रहा है तो वो ये चेक कर रहे हैं कि आप बताना क्या चाह रहे हो उस टॉपिक पे, तो आप लोग मॉडल बनाते हो। ऐसे ही रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया, तो हमें ये पढ़ना है कि रदरफोर्ड मॉडल में हमें क्या पता चला कि एक एटम कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है और प्रोटॉन्स कहाँ है। तो ध्यान से जो बच्चा जब भी एग्जाम में है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो गोल्ड फॉइल वाला लिख कर आना बच्चों, भूलना नहीं। अगर मॉडल आए तो जो अभी करा रही हूँ वो, और अभी आएगा इसका ड्रॉबैक मतलब रदरफोर्ड की गलती, तो वो भी नेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, बोर्ड पे लिखेंगे। तो पढ़ने वाले हैं, दिख रहा है यहाँ से, पढ़ने वाले हम लोग मॉडल ऑफ एटम, और ये किसका हम पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहली चीज ये बताई कि अगर आप किसी भी एटम को देखते हो तो सेंटर में यहाँ पे जैसे मैंने बनाया काफी स्मॉल है, जो कि पूरे बोर्ड पे मैंने जान के छोटी सी ही बनाई है। ये बहुत हार्ड होती है क्लास, आप इसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, पर अगर आपने इसको ब्रेक करना चाहा देन देयर विल बी अ ब्लास्ट लाइक एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब। देखा है आप लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी जापान में हुआ था, पता है, बॉम्ब ब्लास्ट। और उनकी वो छोटे मोटे आपके ये दिवाली जैसे क्रैकर्स नहीं है क्लास, अभी भी वहाँ के बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं, एक हाथ नहीं होता, एक आंख नहीं होती, या डिसेबल होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जब ये ब्लास्ट होता है ना तो इनसे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है जो कि वहाँ उस जगह को और आसपास के एरिया को कई सालों तक के लिए अफेक्ट करती है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। तो सेंटर में ये हैवी न्यूक्लियस होती है और इसके आसपास इस तरीके से ये होते हैं हमारे पास शेल्स, इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने इन्हें ऑर्बिट्स बुलवाया था, ये ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स में सेंटर तो गायब हो गए, मुझे लग रहा है बेचारा न्यूक्लियस और ऊपर आ गया। इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये E और ऊपर माइनस, ये सिंबल होता है E यानी इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट फॉर्म है, और माइनस क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर भी घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। ये सेंटर में है न्यूक्लियस, क्लियर हो गया, ऑर्बिट्स क्लियर हो गए। ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस काफी हैवी होती है एंड ये साथ में प्रोटॉन और अपने अंदर न्यूट्रॉन नाम के दो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैरी करती है। तुम्हें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुना है ना बेटा पहले। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं जिन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। ये यहाँ तक हमने पढ़ा। साथ में रदरफोर्ड ने एक और बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ने कहा था जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है कैसे, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और उस अट्रैक्शन का नाम दिया था उसने, जो मैंने वर्ड अभी बोर्ड पे भी लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो या अट्रैक्शन बोलो, एक ही बात है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ है, न्यूक्लियस में। कौन है, प्रोटॉन है। P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन याद रखा करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और उनके बीच में एक फोर्स है, एक अट्रैक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक और बात रदरफोर्ड ने बोली, पूरा एटम ऑलमोस्ट खाली होता है बेटा, पूरा एटम खाली होता है। एटम में बहुत सारा ये जो ऑर्बिट बनाया ना, ये बहुत दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से। जैसे रूम है, मैं अलग अलग लाइंस यहाँ पर बना दूं, ड्रॉ कर दूं, और रूम के बिल्कुल सेंटर में एक छोटी सी बॉल रख दूं, बिल्कुल छोटी सी बॉल, और ये रूम एक एटम का काम करेगा। और इतने बॉल से भी छोटे, उस बॉल से भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इस कमरे में, तो क्या ये कमरा बहुत भरा हुआ दिखेगा,
ऐसा ही एटम है, ज्यादातर स्पेस एटम का कैसा होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। क्या आपको रदरफोर्ड मॉडल क्लियर हुआ? 1 मिनट पॉज नहीं करना। कुछ बच्चों ने ना ये मुझे पूछा था पिछले क्लास में, और मैं चाहती हूँ ये कंफ्यूजन क्लियर करूँ। कुछ ने कहा था दीदी ये बताओ, ये न्यूक्लियस केमिस्ट्री वाली न्यूक्लियस है, और एक आपने बायो में न्यूक्लियस पढ़ाई थी सेल के अंदर, उनका डिफरेंस तो बताओ। सुनो, बायो में आपकी बॉडी के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो आपके सेल का ब्रेन है, हालांकि नाम सेम है। आपके बॉडी में एक सेल निकालो, निकाल लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने भी निकाल लिया, अभी हेयर फॉल हुआ है। सो आपके बॉडी से एक सेल निकालो, और उस सेल को आप माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको सेंटर में दिखेगी न्यूक्लियस, जो कि सेल का ब्रेन है। और बायो वाली न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी केमिस्ट्री वाली न्यूक्लियस होती है। अब सुनो, बता रहे हैं ना, राज तो खोलेंगे। दुनिया की हर चीज जो बायो की हो, चाहे दुनिया में हर चीज फिजिक्स की हो, किसी भी चीज की हो, बनती केमिस्ट्री से ही है। क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है ना बायो वाली, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे किसी ना किसी चीज के, जिससे ये न्यूक्लियस बनी होगी, और हर एटम में अपनी अंदर केमिस्ट्री वाली क्या होगी। तो दुनिया में हर चीज, चाहे आपका सेल हो, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे आपकी सेल की न्यूक्लियस बायो वाली, चाहे आपका गोल्जी apparatus, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे साइटोप्लाज्म, चाहे प्लांट, मैं, तुम, चेयर, एयर, सब कुछ, एवरीथिंग। हाँ, टाइल्स याद करो, तुम्हें बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं आधे सारे बच्चे तो टाइल्स को छेड़ते रहते हैं। सो एवरीथिंग अराउंड यू, everything around you contain very smallest thing, that is atom। सब कुछ एटम से बना है। आपके बायो वाला सेल भी एटम से बना है, और बायो वाली सेल की न्यूक्लियस भी किससे बनी है? एटम से। तो एक्चुअली बायो वाली सेल की न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस जैसी नहीं है, वो न्यूक्लियस एक्चुअली सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। और वो लिविंग न्यूक्लियस है, एंड इट इज नॉन लिविंग एट ऑल। एटम इज नॉन लिविंग एट ऑल, पर एटम से लिविंग चीजें भी बनती हैं, नॉन लिविंग चीजें भी बनती हैं, ठीक है। चलो पॉज करो, बनाए इसको। क्लास ड्रॉबैक समझने हैं हमें कि रदरफोर्ड ने गलती क्या की थी। बच्चे, होता क्या है केमिस्ट्री में या साइंस में, जब भी कहीं रिसर्च होती है ना, तो जब आप कोई नई रिसर्च करते हैं, आप कुछ नया ढूंढते हैं, तो ऐसे ही आपको अवार्ड नहीं मिल जाता। बहुत सारे साइंटिस्ट की टीम बैठती है, वो साइंटिस्ट की टीम आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछती है कि बताओ ये क्यों हो रहा है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा आप ऐसा एटम बता रहे हो, क्यों ऐसा एटम है, क्यों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसा ही रदरफोर्ड के साथ हुआ। जब रदरफोर्ड ने अपना एटम बताया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल ऐसे ही उसने बताया, सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस बहुत हैवी होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो यही सामने बैठे कुछ साइंटिस्ट में से किसी एक ने क्वेश्चन पूछा, उसने बोला आपने सुनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रदरफोर्ड जी? रदरफोर्ड ने बोला हाँ मैंने सुनी है वो थ्योरी। तो रदरफोर्ड को उसने बोला कि थ्योरी क्या थी, जरा मैं बताता हूँ। थ्योरी ये थी कि अगर कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, चार्ज है, अगर किसी के चारों तरफ घूमती है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है ऐसे, तो ये एनर्जी लूज करता रहता है पार्टिकल, और आके सेंटर में फॉल हो जाता है, गिर जाता है। उसने बोला ये थ्योरी काफी पहले प्रूव हो चुकी है। वो थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी भी एनर्जी वाली चीज को घुमाओ, जब तक वो घूमती रहती है एनर्जी लूज करती रहती है, और वो कहाँ गिर जाती है? ऐसा एटम में क्यों नहीं हो रहा? आपके इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा? आप ये बता दो कि ये इतना स्टेबल क्यों है? ऐसा क्या चीज है जो इलेक्ट्रॉन को लगातार घूमने दे रही है? इलेक्ट्रॉन गिर क्यों नहीं रहा सेंटर में? जब हमने ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा है तो रदरफोर्ड चुप हो गया, बोल ही नहीं पाया, कुछ आंसर ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर रदरफोर्ड की सबसे पहली गलती निकली, क्योंकि वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों इलेक्ट्रॉन लगातार घूम सकता है। ऐसा क्या है इलेक्ट्रॉन के पास? कोई जादू वादू तो है नहीं, ऐसा कुछ तो साइंटिफिक रीजन दो कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है और क्यों ये सेंटर में फॉल नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट, जो कि सबसे आखिरी साइंटिस्ट है आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन्होंने हमें इसका रीजन भी दिया क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, एंड द साइंटिस्ट वाज नील बोहर, NEILBOHR।
नील बोर ने एक चीज बताई। नील बोर ने बोला, मैं बताता हूं क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा। तो नील बोर ने बोला कि ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे ऑर्बिट नहीं है, ये एनर्जी शेल्स है। उसने बोला जिन रास्तों पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन रास्तों की अपनी खुद की भी कोई एनर्जी है, जिससे इलेक्ट्रॉन को वहां पर उन्होंने पकड़ कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन इनसे दूर नहीं जा सकता। पर पता है, थोड़ी सी मैं तुम्हें हल्का सा हायर क्लास की तरफ ले जाऊं, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहां से बाहर और अंदर भी जाता है। पर वो कैसे जाता है, या तो हम एनर्जी दें या वो एनर्जी लूज करे, पर अपने आप नहीं होता ये प्रोसेस। जब उसको जरूरत लगती है तब वो जाता है। तो नील बोहर ने ये बोला कि वो सेंटर में कभी नहीं गिरेगा। पहले तो ये सुन लो क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि जहां पर वो घूम रहा है वो ऐसे आम ऑर्डिनरी ऑर्बिट्स नहीं है। कैसे ऑर्बिट्स है बच्चों? एनर्जी ऑर्बिट्स है, एनर्जी शेल्स है। उनके पास अपनी कोई ना कोई क्या है, एनर्जी। जैसे मान लो, सुन लो, तुम लोगों को तुम्हारे घर से स्कूल भेजा जा रहा है और रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा सिनेमा, तो एक हॉल है, थिएटर है, तो वहां वो आपके रास्ते में पड़ता है, ठीक है। अब अगर आपके साथ एनर्जी चल रही है, मम्मी या पापा, हाँ मम्मी या पापा, तो आप सीधा स्कूल जाओगे, आप वहां नहीं जा सकते। देयर इज नो बंकिंग एट ऑल। ऐसा ही इस बेचारे के साथ हो गया, बंक करके अंदर गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां घूम रहा है वहां पर उसको किसी ने पकड़ रखा है। वो कौन है? वो है शेल्स। उनके पास क्या है? कुछ अमाउंट में एनर्जी। ये बात हमें किसने बताई? बोहर ने। समझ में आया आपको? स्टार्ट करते हैं आगे। लिखना स्टार्ट लिखवाएंगे आपको बाद में, पहले नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटम समझा रहे हैं क्लास। इसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। छोटे छोटे से टॉपिक हैं। वैलेंसी, आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो मोस्ट प्रोबेबली कमिंग 2 क्लासेस में, बोलो नहीं, वो इसमें पढ़ना है, मेन तो वैलेंसी इसमें है बेटा, ठीक है। तो हम लोग नील बोहर की स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं नील बोहर के मॉडल ऑफ एटम में। तो इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने कहा, इन्होंने भी काफी रदरफोर्ड से मिलता जुलता ये मॉडल दिया था, कुछ खास अलग नहीं दिया था। वही सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों तरफ एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी शेल्स है, और हर शेल का इन्होंने ना नेम भी दिया, KLMN, और भी होते, फिलहाल आपको इतने ही पढ़ने हैं। और इन्होंने एक चीज भी बताई, हर शेल के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। पर अभी आप जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो वो तरीका अलग है, वो मैं बाद में सिखाऊंगी। पर आप फिलहाल इतना जानो, इन्होंने बोला था एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एनर्जी लेवल्स हैं या एनर्जी शेल्स हैं। उन एनर्जी शेल्स के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि फर्स्ट शेल K में हमेशा 2 ही होंगे, सेकेंड शेल L में हमेशा 8 ही होंगे, M में हमेशा 18 और N में हमेशा 32 ही होंगी। ये क्लियर? और इन्होंने बताया था यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी अलग होती है, फर्स्ट शेल की एनर्जी अलग होगी। शेल्स जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो हर शेल की एनर्जी अलग होती जाती है। इतनी बात दोबारा समझो, जो शेल न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा पास है उसकी एनर्जी अलग है, शेल थोड़ा दूर हो गया, K के बाद L में आ गए, इस शेल की एनर्जी अलग होगी अपनी, M शेल की एनर्जी अलग होगी, N शेल की एनर्जी अलग होगी। तो हर शेल की एनर्जी डिफरेंट होती है। वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे शेल्स में, न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। बात तो उसने वही सेम बोली, दिस इज योर न्यूक्लियस। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं यहाँ पर अभी, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट घर पर आपको प्रॉपरली इसमें इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, नंबर्स भी लिख रहे हैं, बट यू हैव टू मेक इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो।
जब भी आप स्कूल में डायग्राम बनाए कोशिश करें कि आप डिफरेंट कलर्स का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लैक पेन से बना रहे हैं तो रेड कलर से आप इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करें, सो दैट कि आपका जो डायग्राम है वो टीचर को काफी क्लियर नजर आए। ओके, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स को क्लियर हो गया? साधना पॉज करो बेटा। एक बार हम इस मॉडल ऑफ एटम में दो चीजें और सीखेंगे जो लिखवाई है। स्टॉप टेकिंग नोटबुक फ्रॉम एनीवन, सिर्फ ध्यान यहाँ दो, बाद में लिखना रेयांश नीरव। कुछ चीजें और याद रखनी है और ये पूरा रदरफोर्ड मॉडल आज डन हो गया। और रदरफोर्ड मॉडल एटम के बाद हम नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तीनों चीजें करेंगे। उससे अगली क्लास में आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स का छोटा सा टॉपिक और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और चैप्टर हो जाएगा 2 क्लासेस में आपका एंड। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं कौन सा। ध्यान से देखो सभी बच्चे, ध्यान से देखिए, टाइम ओवर हो चुका है बट कॉन्सेंट्रेट दीज 2 पॉइंट्स पे क्लास कवर करेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में घूमता है तो उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। नील बोहर ने एक बात ये भी कही, इसीलिए एटम स्टेबल है। उसने बोला जब जब इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है या फिर इनर मोस्ट या किसी भी शेल में घूम रहा है, जब वो एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑर्बिट में घूम रहा है तब उसकी कोई एनर्जी लॉस, इसलिए सेंटर में नहीं गिरता। ये पॉइंट क्लियर हो गया? पर जब भी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, देखो ये हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। याद रखना, जिसके पास मान लो 100 किलो जूल एनर्जी है, ये अभी 20 किलो जूल लूज कर देगा और फिर कहां गिर जाएगा? नीचे वाले शेल में। पर अगर इसे ऊपर आना है, तुम नोटिस करो ना, सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है उतरने की कंपेयर में। तो बस ऐसे याद रखो, जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर चढ़ना है तो एनर्जी गेन करता है, जब नीचे जाना है तो एनर्जी लूज। क्लियर हो गई बात? सब बच्चों को समझ में आ गई? पहली बात, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में रहेगा तो उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, पर अगर वो ऊपर जंप करा तो वो एनर्जी गेन करेगा और नीचे जंप करेगा, लोअर ऑर्बिटल में आएगा तो एनर्जी लूज। दूसरा, ये शेल्स की भी अपनी एनर्जी बताई थी। जो शेल न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा उसके पास सबसे, और जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, ऐसे याद रखो कि मम्मी जो है छोटे बच्चे को अपने पास रखती है ना, बेचारा सबसे कम एनर्जी वाला है, गोदी में रखती है, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता। तो इसको ऐसे याद रखो कि न्यूक्लियस सबसे पास वाले शेल को इसलिए उसको पास रखा हुआ है क्योंकि इसके पास सबसे मिनिमम और सबसे बाहर वाले शेल के पास सबसे मैक्सिमम। अपने ऑर्बिट्स चेंज क्यों करता है वो हायर क्लास में पढ़ोगे। बस इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स बदल सकते हैं। क्यों के लिए संपर्क करें क्लास 10 में। पॉज करते हैं। हाँ